तो हम लोग प्रकाश चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल के वीडियो में कल की जो पढ़ाई था हम लोग बहुत सारी चीज पढ़ चुके हैं। आज का हम लोग को कौन सा टॉपिक को कवर कर लेना है आज, ठीक है। ये हम लोग कुछ बेसिक चीजें जो हम लोग को पिछले क्लासों में रह गया है, जिसको हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, तो उन सारी चीजों को यहाँ पर हम लोग कवर करते चलेंगे, क्योंकि हर एक प्रकार के स्टूडेंट है, सबकी इसको लेकर चलना है। तो चलिए देखना है। देखिए, प्रकाश के दृष्टिकोण से पहले बात है कि वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है। संसार में बहुत सारे वस्तु है ना जी, यहाँ पर हमारे घर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, सूरज हो गए, तारे हो गए, बल्ब हो गया, बहुत सारे चीज है ना जी यहाँ पर। तो प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु को कितने भाग में बांटा गया? तो प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। प्रकाश के दृष्टिकोण से वस्तु कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में। 3 वो भाग कौन कौन है? यही है आपका प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं और तापदीप्त वस्तुएं, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले समझे क्या है, ठीक है जी। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो स्वयं प्रकाश कौन सी करती है? उत्सर्जित करती है, ठीक है ना। या वे वस्तुएं से प्रकाश निकल रहा है, वो वस्तुएं कौन सी कहलाती है? हमारा प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर सूरज हो गया, सूरज से प्रकाश निकल रहा है जी, तो सूरज वो कौन सी हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। अब देखिए, ये बल्ब हो गया, तो जलता हुआ बल्ब आपका कौन सा वस्तु हो गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। जलता हुआ लंटेन कौन सा वस्तु हो गया? प्रदीप्त वस्तु। जलता हुआ मोमबत्ती कौन सा वस्तु हुआ? लेकिन ओनली पूछा जाए कि केवल मोमबत्ती, बुझा हुआ मोमबत्ती, तो वह अप्रदीप्त, ठीक है ना जी। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कर रही है, वो कौन वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु है। कोई दिक्कत? अब इसका विपरीत कौन सी हो जाएगा? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर रही है, वो कौन वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। समझे ना जी। अब ये प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है, नहीं कर रहा है स्वयं, तो ये कौन वस्तु हो गया? अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? अब देखिए, तीसरा चीज होता है इसमें तापदीप्त वस्तु है। तापदीप्त वस्तु क्या है? आप कभी कभी ऐसे भी वस्तुओं को देखेंगे जो जिसको गर्म करने के बाद वो कौन सी होते हैं? प्रकाश को उत्सर्जित करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लोहा का छड़ ले लो और उसको कोयला के भट्टी में डाल दो। कोयला के भट्टी में से जैसे तुम उसको निकालेगा ना, तो देखिए एकदम लाल कलर का एकदम प्रकाश देने लगता है। तो ये वस्तुएं कौन सी होती है? तापदीप्त वस्तुएं। मतलब ये वस्तुएं जिनको हम ताप देने के बाद वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगती हैं, तो वे कौन वस्तु होती है? तापदीप्त वस्तु। तो ये 3 गो वस्तु में आपको कोई दिक्कत होगा नहीं ना? तो ये बताइए, ये बोर्ड जो है कौन सी वस्तु है? ठीक है ना जी। लेकिन हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे ये अप्रदीप्त वस्तु हो गया, तो इस अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग देखते कैसे हैं? प्रकाश की सहायता से। हाँ, देखिए कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम प्रदीप्त वस्तु से निकला हुआ प्रकाश पहले अप्रदीप्त वस्तु पर टकराता है, अब फिर कहाँ पर आता है? हमारे आंखों तक आता है, तभी जाकर हम किसी भी अप्रदीप्त वस्तु को देख पाते हैं। समझा ना जी। जैसे सूरज को प्रदीप्त वस्तु हो गई, तो ऊपर प्रकाश निकला, और वो आके कौन सी करता है? पहले इस बोर्ड पर टकराया, फिर बोर्ड से हमारे आंखों तक आया उसका प्रकाश, तब जाकर हम इस बोर्ड को देख पाए। यदि इससे टकराकर हमारे आंखों तक नहीं आया, तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कभी भी कि कोई भी अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं, तो कैसे देखते हैं जी? तो सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश अप्रदीप्त वस्तु को जाकर टकराता है, तभी जाकर वो हमारे कहाँ तक आता है? आंखों तक आता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर इस पेन को हम देख रहे हैं, तो पेन को कैसे देख रहे हैं? मान लो वो बल्ब हो गया, तो बल्ब का प्रकाश पहले इस पेन पर टकराता है, अब पेन पर टकराने के बाद आपके आंखों तक गया, तब जाकर आप इस पेन को देख पाए। ऐसा नहीं कि उसका प्रकाश जो है बल्ब का प्रकाश निकला और आपके आंखों तक गया, फिर आपके आंखों से कहाँ आया? पेन को। ऐसा नहीं, तब नहीं देख पाइएगा। कब देख पाइएगा जी? जब बल्ब का प्रकाश पहले पेन पर टकराया, टकराने के बाद आपकी आंखों तक गया, तब आप इसको देख पाए। अप्रदीप्त वस्तु के सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है तुम्हारा, जिसमें सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा कौन सी है? वो अप्रदीप्त। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, लेकिन वो चमकता हुआ किसके प्रकाश के कारण दिखाई देता है? वो वास्तव में सूरज का प्रकाश है। सूरज का ही प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, और वही प्रकाश को परिवर्तित जब हम लोग के पास करता है, तो हम लोग को लगता है कि वो चंद्रमा का प्रकाश है, लेकिन वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं है। लेकिन वो किसका परिवर्तित प्रकाश है जी? सूरज का परिवर्तित प्रकाश है। अब देखिए, चंद्रमा का नाम आया और सूरज का नाम आया, यहाँ 2 वर्ड हम जान लेते हैं, नया वर्ड। एक चीज का नाम सुने होंगे आप, चांदनी, और एक चीज होता है रोशनी, ठीक है ना जी।
देखिए चंद्रमा का जो प्रकाश आएगा हम लोग के पास, चंद्रमा का जो प्रकाश होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? चांदनी। और सूरज का जो प्रकाश होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? रोशनी। तो चांदनी और रोशनी दोनों में अंतर हो गया ना। दो लड़की हैं चांदनी और रोशनी, दोनों में अंतर बुझा गया। चांदनी कौन होती है? जो चंद्रमा का प्रकाश हुआ वो चांदनी है, और रोशनी कौन है? सूरज का जो प्रकाश हो रहा है वो रोशनी है। तो अभी जो हमके प्रकाश मिलता है कौन सी? हम बोलते नहीं कि सूरज का रोशनी अच्छा है, ये रोशनी है। रात में जो हम लोग को मिल रहा है वो कौन सी है? हमारा चांदनी है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको हम कितने टॉपिक बता दिए हैं? पहला चीज बता दिए प्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को सृजित कर रही हैं वो प्रदीप्त वस्तु है। आप प्रदीप्त वस्तु को पहचान सकते हैं ना जी? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रदीप्त वस्तु है क्या अप्रदीप्त? क्यों है? अप्रदीप्त वस्तु जो स्वयं प्रकाश को सृजित नहीं कर रहा है वो कौन वस्तु है? अप्रदीप्त। अप्रदीप्त वस्तु के सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सी है? हमारा चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। वो जो उसका प्रकाश होता है वो किसका प्रकाश होता है? सूरज का ही प्रवर्तित प्रकाश होता है। तापदीप्त वस्तु किसको कहते हैं? कोयले। हाँ, मतलब वैसे वस्तुएं जिसको गर्म करने के बाद वो प्रकाश को सृजित करने लगे, समझे ना जी? तो उसको कौन वस्तु कहेंगे आप? तापदीप्त वस्तु कहते हैं। अभी याद करें फिर पूछेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है ना जी? अब आपको जानना है कौन सी के बारे में? किरण के बारे में। तीन चीज के बारे में, वस्तु के बारे में आप जानना है। अच्छा एक चीज हमको आप बताइए, मान लीजिए हम लोग अपने घर से जब चले तो एक रास्ता के द्वारा चल के आए ना, एक पथ पर चलिए कि नहीं जी? एक पथ बनाया गया ना, यहाँ से हमको छपरा जाना है तो हम कैसे जाएंगे? एक रास्ता बनाया गया, उस रास्ता पर चलते हुए हम छपरा चले जाएंगे। तो वैसे ही प्रकाश भी किसी ना किसी पथ से चलता है ना जी। प्रकाश भी जो आता है किसी ना किसी पथ से चलता होगा। तो प्रकाश के जो चलने का पथ होता है, प्रकाश के चलने का जो रास्ता है वही क्या किस नाम से जाना जाता है? किरण के नाम से। किरण क्या है? प्रकाश के चलने के पथ को क्या बोलते हैं हम? किरण। तो उसका चलने का पथ क्या होता है? एक सरल रेखा। यानी प्रकाश किस रेखा में चलता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा प्रकाश किस रेखा में चलता है? एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा में कभी भी चलता है। नॉर्मल तौर पर किरण क्या है जी? प्रकाश के चलने का जो रास्ता हुआ उसी को कौन सी बोलते हैं? किरण। कोई दिक्कत? अब देखिए आपके मन में ये होगा कि ठीक है भैया हम लोग तो मान लीजिए अकेला भी चल लेते हैं या 10 आदमी के साथ में भी जाते हैं, तो क्या प्रकाश का जो किरण है वो भी क्या अकेले ही चलता है? ऐसा बात नहीं है। प्रकाश जब चलता है ना तो बहुत सारा झुंड में चलता है, अरबों खरबों के झुंड में, ठीक है ना जी? तो उसके को झुंड को कौन सी बोलते हैं हम लोग? किरण पुंज। किरण पुंज। देखो किरण पुंज के नाम में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। इसको याद परिभाषा कोई नहीं करना है। किरण मतलब किरण, पुंज का मतलब होता है समूह। पुंज का मतलब कौन सी होता है? समूह। यानी किरणों के समूह को कौन सी बोलते हैं हम? किरण। ठीक है ना जी? आपको ग्राफ में दिखाने को कहा जाए कि ये किरण को दिखाइए तो किरण ये हो गया। किरण कौन सी हो गया? ये। लेकिन किरण पुंज जब बोल दिया जाए तो देखिए ये हुआ किरण पुंज। मतलब एक से जब अधिक मात्रा में आ गए किरणें तो उसको कौन सी बोलेंगे हम? किरण। ठीक है जी? तो प्रकाश के चलने के रास्ता को किस नाम से जानते हैं? किरण। अब किस रास्ता पर प्रकाश चलता है? सरल रेखा पर। प्रकाश किस रास्ते पर चलता है? सरल रेखा पर। और किरणों के बहुत सारे समूह को कौन सी कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत? चंद्रमा कौन वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा कौन वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? चांदनी किसके प्रकाश को कहते हैं? चंद्रमा के प्रकाश। रोशनी किसके प्रकाश को कहते हैं? वे वस्तु जो ताप देने पर प्रकाश उत्सर्जित करने लगे उसको तापदीप्त वस्तु कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं अभी? किरण पुंज। किरणों के समूह को कौन सी कहते हैं हम? किरण पुंज। अब देखो किरण पुंज को कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार का। अभी तीनों प्रकार एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बहुत आगे भी मिलेगा। अब समझ किरण पुंज कितने प्रकार का होता है बाबू? 3 प्रकार का किरण पुंज होता है। ठीक है ना जी? सबसे पहला जो किरण पुंज होता है उसका नाम है तुम्हारा अभिसारी किरण पुंज। कौन किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो क्या है, जब प्रकाश की किरणें चले और आकर क्या करे, एक बिंदु पर आके मिल जाए। जब प्रकाश की किरणें चले
और आकर कौन सी कर जाए, एक बिंदु पर आकर के मिल जाए। ठीक है ना जी। देखिए ये तीर चिन्ह क्या सूचित करता है, प्रकाश की किरणों का दिशा। अब देखिए इसका मुंह यदि हम ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब किरण कहाँ जा रहा है, इधर। और यदि इसका मुंह हम इधर कर देते हैं, मतलब किरण कहाँ जा रहा है, इधर। समझ में आ रहा है ना जी। तो देखिए अभिसारी किरण पुंज क्या है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें क्या करती है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है। देखिए आगे मिल गया ना, टूटता हुआ तारा को आप देखे हैं, जलता में जो टूटता एकदम नहीं चमकता हुआ निकलता है, ऐसे निकलेगा एकदम आगे एकदम सिमट जाता है ना। तो वो किस प्रकार का किरण पुंज का उदाहरण है, वह है आपका अभिसारी किरण पुंज का उदाहरण। टूटता हुआ तारा किसका है, अभिसारी किरण पुंज का एक उदाहरण है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इसमें किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उस प्रकार के किरण पुंज का नाम बताइए जिसमें किरणों के बीच की दूरी लगातार घटता जाता है। अभिसारी। देखो तो बाबू इसमें दूरी ज्यादा है ना, यहाँ पर देखिए तो किरणों के बीच की दूरी ज्यादा है ना, देखिए ज्यादा से आगे जाएगा, देखिए दूरी कम होता जा रहा है ना। क्वेश्चन इस तरह भी पूछेगा आपसे कि उस प्रकार के किरण पुंज का नाम बताएं जिसमें किरणों के बीच की दूरी कौन सी होता है, घटता जाता है। तो कौन किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार कौन सी होता है, घटता जाता है। या वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, उसको कौन किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी। तो अभिसारी में कोई दिक्कत, टूटता हुआ तारा का एग्जांपल है ये गया। ठीक है ना, इसका बहुत कम एग्जांपल मिलता है हमारे प्रकृति में। अभिसारी हो गया आपका। अब देखिए अपसारी। तो अपसारी क्या हो गई, अभिसारी के उल्टा ही ना हो गई जी। देखिए तो इसमें क्या होता है ना, किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। इसमें किरणें कौन सी होती है, एक बिंदु से निकल के कौन सी होती है, फैलती चली जाती है। ठीक है ना जी। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसको कौन किरण पुंज कहेंगे, अपसारी। इसको कौन सी कहेंगे, अपसारी। इसमें एक और क्वेश्चन क्या होगा कि वैसे किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी लगातार कौन सी होता है, बढ़ता जाता है। देखिए तो किरणों के बीच की दूरी बढ़ रहा है ना बाबू, किरणों के बीच की दूरी बढ़ रहा है ना। ये किस प्रकार किरण पुंज होगा, अपसारी। जिसमें किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ता जाएगा, उसको कौन किरण पुंज बोलेगा, अपसारी। तो अभिसारी और अपसारी आप दोनों समझ गए ना। अपसारी के तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाए। टॉर्च देखो तो एक बिंदु पे यहाँ टॉर्च रहता है ना, तो मान लो टॉर्च ही हो गया, टॉर्च बना दिया है जी। देखो तो टॉर्च है, टॉर्च से एक बिंदु यहाँ पर बटन टिपते हैं, जैसे ही यहाँ पर प्रकाश निकलना चालू होता है, एक बिंदु से निकल रहा है ना। ये किस किरण पुंज के उदाहरण है, अपसारी। 90% अपसारी तरह दिखाई देगी। जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसके हेडलाइट से जो प्रकाश निकलता है, कौन प्रकाश है, अपसारी। किस प्रकार का किरण पुंज है वो, अपसारी है। कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब एक बिंदु से जब कहीं निकलता हुआ प्रतीत हुआ तो वो किस प्रकार का किरण पुंज हो गया, अपसारी किरण पुंज होगा। कोई दिक्कत। अपसारी किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार घटता है कि बढ़ता है, लगातार बढ़ता है। अभिसारी में कौन सी होता है, बढ़ता है। कोई दिक्कत। तो घटे वाला बढ़े वाला दो चीज तो हम सीख गए सर। अपना प्रकृति में तीन गो कामे होला, या तो केहू बड़े होई, ना तो केहू हमरा से छोटे होई, ना तो हमरा बराबर होई। अरे हमसे कोई उम्र में या तो बड़ा होगा, नहीं तो हमसे छोटा होगा, नहीं तो हमसे बराबर होगा। तो उसी प्रकार इसमें भी हम लोग देख लिए कि एक बार किरणों के बीच की दूरी कौन सी हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है अभिसारी में। अभिसारी में किरणों के बीच की दूरी घट रहा था, तो समांतर में क्या होगा, किरणों के बीच की दूरी बराबर रहता है। किरणों के बीच की दूरी कौन सी होता है, बराबर होता है। मतलब वैसा किरण पुंज जिसमें किरणों के बीच की दूरी हमेशा कौन सी होती है, बराबर होती है, एक समान होती है। तो किस प्रकार का किरण पुंज बोलते हैं हम, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब आप बोलिए कि समांतर किरण पुंज के भैया एग्जांपल बताइए हमको। तो समांतर किरण पुंज के बहुत सारे एग्जांपल होगा। जितना भी बहुत दूरी से जो भी प्रकाश आता है ना, वो लगभग समांतर किरण पुंज हो जाता है। सूरज से आने वाला प्रकाश कौन सी है, समांतर किरण पुंज। चंद्रमा से आने वाला प्रकाश कौन किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। सभी तारों से आने वाला प्रकाश कौन सा किरण पुंज है, समांतर किरण पुंज। तो समांतर किरण पुंज समझ में आ गया। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, बता दीजिएगा किस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, किस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाती है, किस किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार घटती जाती है। टूटता हुआ तारा किस किरण पुंज का एग्जांपल है, समझ रहे हैं ना। टॉर्च जो है, टॉर्च से निकला हुआ किरण पुंज का एग्जांपल है। कोई दिक्कत इतना में हो गया। अब देखिए, अब हमारे प्रकृति में तीन प्रकार का और वस्तु बताया गया है। कितने प्रकार का, ठीक है ना। तो पहला वस्तु का नाम है तुम्हारा पारदर्शी वस्तु। कौन सी है, पारदर्शी। इसका नाम में ही देखिए लिखा हुआ है
ज्यादा कुछ रटने उठने का जरूरत नहीं है, क्लास में एकदम रटना है ये नहीं है। पारदर्शी, पार के मतलब समझते हैं तुम लोग आर पार, और दर्शी के मतलब बोला देख ली सब। जिस वस्तु के हम लोग आर पार देख सकते हैं वो वस्तु कौन सी होती है? पारदर्शी। समझ ना जी? पानी कौन सी है? पानी के आर पार देख लेते हैं। शीशा के आर पार हम लोग देख लेते हैं ना, ये कौन सी है? पारदर्शी। समझा ना जी? आखिर क्यों देख लेते हैं जी? क्योंकि प्रकाश उसको आर पार पार कर दे रहा है। प्रकाश से देखो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक प्रकाश है, एक आंख, है ना जी? तो आंख तो हम लोगों के पास है ही है। अब रहा कि प्रकाश किसको पार कर जा रहा है, तो प्रकाश जिससे होकर पार कर जाएगा उसको हम आर पार भी देख लेंगे। समझा ना जी? तो पारदर्शी वस्तु के आर पार हम लोग क्यों देख लेते हैं? क्योंकि प्रकाश उस वस्तु से आर पार चला जाता है, इसी कारण से हम उसके आर पार देख सकते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना जी? देखो इसमें क्वेश्चन आता है तुमसे कि एक ऐसे वस्तु का नाम बताइए जो पूर्णतः पारदर्शी हो। एक कंपटीशन में क्वेश्चन, एक वैसे वस्तु का नाम बताएं जो पूर्णतः पारदर्शी हो। तो वो आपका कौन है? वो है आपका वायुमंडल, हवा। याद रखिएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन है एक ऐसे वस्तु का नाम बताएं जो पूर्णतः कौन सी है? पारदर्शी है। पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन चीज है कि छुट्टी सब टॉपिक में खत्म कर देंगे एकदम, तो कोई भी बुक में पढ़ लेना। ठीक है ना जी? तो एक वस्तु का नाम बताएं जो पूर्णतः पारदर्शी है, वो कौन सी है? हमारा मान लो यहाँ पे वायुमंडल है ना, फिर भी तो तुमको देख ले रहा है, ठीक है? मतलब पूर्णतः पारदर्शी इसको घोषित कर दिया गया है। कोई दिक्कत? अब अपारदर्शी आपको समझ में आ गया। वैसी वस्तु जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। नामे में लिखा रहता है अपारदर्शी। अ जो नाम में लागू है ना ऊपर, मतलब ये उपसर्ग है। अ का मतलब होता है नहीं, अपारदर्शी मतलब आर पार, है ना जी? तो वैसे वस्तु जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु। ठीक है ना जी? लेकिन तीसरा का वस्तु का नाम है, उसका नाम है तुम्हारा पारभासी। कौन सी? पारभासी। पारभासी नहीं लिखा है, पारभासी छोड़ दिया। तो एक और वस्तु है उसका नाम कौन सी है? पारभासी। पारभासी के मतलब बोला ना जब ना कि हम लोग आर पार बहुत हल्का हल्का देख सकते हैं, सब पूर्णतः देख सकते हैं। ठीक है ना? पूर्णतः नहीं देखेंगे, हल्का हल्का देख पाते हैं। जिस वस्तु के आर पार हम लोग पूर्णतः नहीं देख पाते हैं, मतलब हल्का देख पाते हैं, वो वस्तु क्या कहलाती है? पारभासी वस्तु कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कागज में तेल लगा दे, तुम हम तेल लगा देंगे तो फिर क्या होता है? उसके आर पार हम हल्का हल्का देख लेते हैं कि नहीं? तो ये किस प्रकार का वस्तु हुआ? हमारा पारभासी वस्तु हुआ। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है? पारभासी को कंपटीशन क्या क्वेश्चन पूछता है ये समझिए। कंपटीशन ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारा आंख का जो पलक है वो किस प्रकार का वस्तु है? हमारे हाथों की त्वचा किस प्रकार की वस्तु है? कैसे वैसा पारभासी हो? रात में टॉर्च ले लेना है, लगाना, एकदम देखना कि लाल लाल प्रकाश दिखाई देने लगे। ठीक है? अच्छा एग्जांपल के तौर पर देखना, जो रात में आंख बंद कर लो, बल्ब ऑन कर दो, देखो बुझाई कि कुछ बुझाता है कि लाइट जलता है, आंख बंद केले के बाद बुझाता है ना? तो क्यों बुझाता है? इसका मतलब हल्का हल्का प्रकाश जाता तभी हमने की पता चलता। समझ रहा है ना? तो ये बहुत ब्रांडेड क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का त्वचा जो है किस प्रकार की वस्तु है? पारभासी वस्तु है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब चालू है, ताकि बेसिक चीज रहता है, ये सब चीज। और मेन चीज है, थका नहीं जाए तुम लोग? नहीं। अब मास्टर से भूखो तो थकले नहीं करते स्टूडेंट के तो सुनने के बाद। अब पढ़ना है हम लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है प्रकीर्णन। सरोज बोलता है कि सर जी 10 मिनट की भाषण हुआ जो होता है वही सुनने का दिल रहता है, लिखने का तो लिखिए लगे कैसे? जी सर। समझ आ रहा है? सब क्लास करो, देखो सब बुझाई। प्रकीर्णन पढ़ना है, हिंदी मत देखिए लोग, क्या गलत बस होगा, हमको साइंस के स्टूडेंट है ना? समझते हैं कि प्रकीर्णन है कौन चीज? तक ध्यान से समझना लो, 5 मिनट समय हमको अपना, तुम निष्कीमती समय दो, ऐसे तुम बहुत बिजी आदमी है। तो प्रकीर्णन के बारे में देखो, समझना है। देखो हमारे ब्रह्मांड में ऐसे प्रकार का घटना होता है। देखो पहले समझ लो कि प्रकीर्णन के मतलब क्या है। प्रकीर्णन नाम सुन के तो हम डर लगे लगल। प्रकीर्णन नाम सुनने को तो आज लड़कों को डर लगने लगता है, प्रकीर्णन है कौन चीज? देखिए प्रकीर्णन का मतलब कुछ नहीं होता। देखिए क्या होता है, बहुत सिंपल चीज है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं छितराना, छितराना या फैलाना, छितराना या बस। अब अतने से बुझा गई, फैलाने से तो बुझा गई। हर चीजों बोलनी है तो बुझा गई कौन टॉपिक है ये। ये चीज जब बोल दिए हम तब क्या लग रहा है कि बहुत आसान चीज है। फैलाने के बोल समझ रहे नहीं तो फैला देते ऐसे लिए, लेकिन छितरा दिए, हाँ ना जी? समझे ना जी?
तो प्रकीर्णन शब्द जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है फैलाना या छितराना। ठीक है, अब हमको समझना ये चीज है कि क्या फैलाता है ये क्या छितराता है। तो देखो हमारे वायुमंडल में बहुत सारा धूलकण है ना जी, धूलकण है ना, तो धूलकण है तो जब सूरज के जैसे प्रकाश आता है तो धूलकण क्या करता है, उस प्रकाश को अपने आप में लेता है और लेकर के फिर कौन सी करता है, चारों ओर उसको फैला देता है। तो सूरज के प्रकाश को धूलकणों के द्वारा फिर अवशोषित करके चारों ओर फैलाने की जो घटना हुई ना, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकीर्णन। समझेगा ना, प्रकीर्णन कौन चीज है कि सूरज का प्रकाश आया उसको एब्जॉर्ब किया, या कोई भी प्रकाश आया उसको एब्जॉर्ब किया, कोई चीज अवशोषित किया, फिर उसको चारों ओर कौन सी कर दिया, फैला दिया। तो इसी घटना को हम कौन सी बोलते हैं, प्रकीर्णन में कोई दिक्कत नहीं समझा। देखिए कभी कभी हम लोग अंधेरा में मान लो रूम में बैठे हुए हैं, अभी अंधेरा रूम में बैठे हुए हैं ना जी, है तो अंधेरा रूम में बैठे हुए हैं, तब सूरज के प्रकाश डायरेक्ट हम लोग के पास नहीं आ पा रहा है, नहीं आ रहा है जी, है तो फिर भी हम कैसे किसी वस्तु को देख ले रहे हैं, कैसे देख ले रहे हैं, इस कारण से देख ले रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे धूलकण है वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करके फिर चारों ओर कौन सी कर रहे हैं, छितरा रहे हैं। ठीक है जी, तो इस बंद रूम में भी प्रकाश आ जा रहा है, इस कारण से हम कौन सी कर रहे हैं, किसी वस्तु को इसमें भी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए जब तक प्रकाश नहीं आएगा और आंख नहीं रहेगा तब तक आप उन वस्तु को नहीं देखिएगा। ठीक है ना जी, समझा है ना। अब देखिए प्रकीर्णन में जानना क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले तो ये पूछ देगा कि प्रकाश को अवशोषित करके चारों ओर फैलाने की घटना को किस नाम से जानते हैं हम लोग, प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। लेकिन इसमें ब्रांडेड क्वेश्चन क्या पूछता है आप ही समझिए। आप इस बात को शुरू में ही जाने होंगे, एक चीज आपको बता रहे हैं कि सूरज के प्रकाश कितने रंगों के मिलने से बना होता है, 7 रंगों के मिलने से बना होता है। कौन कौन रंग होता है जी, बैगनी, जामुनी, ये ना होता है 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो सूरज का जो प्रकाश हो गया वो कितने रंगों के मिलने से बना होता है, 7 रंगों के मिलने से बना होता है ना जी। और जो ऊपर रंग होता है उनका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नारंगी से कौन सा होता है, अधिक। नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य पीला रंग से कौन सा होता है, अधिक। हरा रंग का तरंगदैर्घ्य जो है पीला से कौन सा होता है, कम होता है। मतलब जो ऊपर है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और जो नीचे है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा जी, बैगनी का। बैगनी से ज्यादा जामुनी का। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा, लाल का। समझ रहे हैं जी। अब देखिए रैले नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया है एक बात। क्या बताया भाई, वो प्रकीर्णन के बारे में हम लोग एक बात बताया, यही बात बताया वो कि जिस वस्तु का तरंगदैर्घ्य जितने ज्यादा होगा, मतलब प्रकाश का जो रंग हो गया, प्रकाश जो है 7 को रंग के मिलने से बना है ना जी, तो वो सातों का अलग अलग तरंगदैर्घ्य है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट ही आपको हम बता दिए, समझा रहे ना। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि लाल, पीला और हरा, 3 को चीज दे दिया, लाल पीला हरा, तो पूछेगा कि इन तीनों रंगों में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा, हरा का। हाँ, तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है, हरा का। तो हरा का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगी, लाल रंग के। मतलब सब धूलकण या जो भी हो गया ना, सबसे कम किसको फैलाएगा, छितराएगा, लाल रंग को सबसे कम। इसी कारण से इसको नहीं छितराता है ना, इसी कारण से कभी भी खतरा का जो सिग्नल बनाया जाता है वो लाल कलर के बनावल जाला। का है कि लाल कलर के धूलकण इन्होंने तो फैला ही ना, तो वो पूरा प्रकाश होने के डायरेक्ट कहाँ चला आएगा, आंखों तक आ जाएगा। समझ आ गया ना क्यों बनाया जाता है, लाल का प्रक्षेपण कम होता है। हाँ, तो वही सब चीजें हैं। तो आपको ये समझ में आएगा जी कि लाल रंग का जो आपका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसी कारण से इसका प्रकीर्णन कौन सी होता है, सबसे कम होता है। ठीक है ना जी। अब समझिए एक चीज और आपको बता देते हैं। अब एक क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा इसमें प्रकीर्णन से संबंधित, प्रकीर्णन से संबंधित जो ये क्वेश्चन आपका नॉर्मल रहेगा, ये चीज बना लीजिएगा, इसमें चुन लीजिएगा ना। है ये बताइए हमको कि सबसे कम प्रकीर्णन इन तीनों रंगों में से किसका होगा, लाल। सबसे ज्यादा इसमें किसका होगा, खाली बोल दे कि सूरज के प्रकाश में सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है,
बैगनी है बाबू। सबसे कम कौन का होता है? सबसे कम प्रकीर्णन का होता है, बैगनी का होता है, ये करता है। सबसे कम लाल का होगा। सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। क्या बताए? जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा वो सबसे कम होगा। हाँ, उसका प्रकीर्णन कम होगा। तो है ऊपर दी जोन बन बाबू, ऊपर तरंग दैर्घ्य अधिक बात है, प्रकीर्णन का कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन सूरज के प्रकाश में किस रंग का होता है? बैगनी का। सबसे कम कौन रंग का होता है? तो दिक्कत अभी तो टॉपिक पूरा पढ़ाएंगे, कहाँ से पैदा लिया है, कहानी पढ़ाएंगे, तरंग दैर्घ्य कौन चीज, सब कुछ पढ़ाएंगे अगला टॉपिक में। यहाँ पे तो नॉर्मली चीज सिखाना था हमको, एक क्वेश्चन हल करने के लिए। तो आप इस प्रकीर्णन को समझ गए ना? अब समझिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाओं को जाना जाए। पूछा जाए आपको कि आकाश का रंग आसमानी जो जिस कलर का है उस कलर का क्यों होता है? तो किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण क्यों होता है? ठीक है ना जी? क्यों? क्योंकि बैगनी रंग हो गया, इसका कम हो गया, इसको सबसे ज्यादा फैला देता है। ठीक है ना जी? इसको सबसे ज्यादा जब फैला देता है उसी कलर का हमको आकाश दिखाई देने लगता है। ठीक है? समुद्र का रंग के जो पानी का जो रंग होता है नीला क्यों दिखाई देता है जी? किस घटना के कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समझ में आ रहा है जी? चंद्रमा से जब देखिएगा ना पृथ्वी को या वायुमंडल को, तो कैसा दिखाई देता है? काला। किस कारण से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। कोई दिक्कत? आप कभी टिंडल प्रभाव का नाम सुने होंगे, तो ये भी पूछता है कि टिंडल प्रभाव जो है, टिंडल प्रभाव जो हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, मिलेगा भी पढ़ने को, हम भी पढ़ाएंगे। पर टिंडल प्रभाव जो होता है उसमें प्रकाश की कौन सी घटना संपन्न होती है? तो प्रकीर्णन की घटना। उसमें भी कौन घटना संपन्न होता है? प्रकीर्णन की घटना ही हम लोगों का संपन्न होता है। तो इन सारी चीज में आप लोग समझिएगा ना प्रकीर्णन के बारे में। अब समझिए प्रकीर्णन के नाम भारत में कैसे आई? प्रकीर्णन जो है ना शब्द, इसको हमारे भारतीय वैज्ञानिक का एक नाम सुना होगा, उनका नाम था सीवी रमन। भारतीय वैज्ञानिक का नाम तुम सुना होगा, सीवी रमन। तो उन्होंने ही प्रकीर्णन के बारे में हम लोगों को बहुत सारा चीज बताया, मतलब प्रकाश क्या छिद्राता है, क्या फैलता है। ठीक है ना जी? तो जो वो प्रकीर्णन के बारे में हम लोगों को जानकारी दिए, क्या जानकारी दी इसके बारे में और पढ़ा जाएगा। तो उन्हीं के नाम पर उसका नाम रख दिया गया रमन प्रभाव। सीवी रमन हमको जानकारी दिए थे किसके बारे में? प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है ना जी? और उन्हीं के नाम पर उसका क्या नाम रख दिया गया? रमन प्रभाव उसको भी बोला जाता है। ये कब दिए थे? 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमको इस चीज का जानकारी दिया। और यही जानकारी देने के कारण, प्रकीर्णन की जानकारी देने के कारण सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930 में। सीवी रमन ने अपना प्रकीर्णन से संबंधित या रमन प्रभाव को कब दिया? 1928 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने अपना ये हम लोग को जानकारी दिया था। समझ रहे हैं जी? ये भारतीय वैज्ञानिक थे, उनको भारत में 1954 ईस्वी में मिला था भारत रत्न, और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार, क्वेश्चन ब्रांडेड है नोबेल पुरस्कार वाला, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हो जाता है ये। ठीक है ना जी? तो आज का जो टॉपिक था हम लोगों का यही चीज था। अब इन सारी चीजों को हम एक बार लिख लिया जाए सब चीज, और उसके बाद फिर अब कल के क्लास में फिर कल पढ़ाएंगे। चलिए जी, सर बंद कर लीजिए लाइव क्लास। चलिए।